वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज मोशन चैप्टर के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूलाज जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, हम सब ये जानते हैं फॉर वन डायमेंशनल मोशन, जिसको कि आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो, स्पीड और वेलोसिटी हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। स्पीड और वेलोसिटी का सेम मैग्नीट्यूड होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम मैग्नीट्यूड होता है। कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है या रेक्टिलिनियर मोशन करती है। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप याद रखोगे तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स काफ़ी तेज़ी से हो जाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज स्पीड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस हैं हमारे पास और इन केसेस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। और हम सब जानते हैं एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है और वन डायमेंशनल मोशन है, तो वन डायमेंशन मोशन में एवरेज स्पीड बोला जाए या एवरेज वेलोसिटी बोला जाए, ये एक ही बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस ये है कि एक बॉडी है जो कवर करती है दो इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, डी मैग्नीट्यूड के दो इक्वल डिस्टेंसेस एट स्पीड्स v1 एंड v2। तो स्पीड अलग अलग है बट डिस्टेंसेस सेम है, d। इस डायग्राम से देखिए, एक बॉडी है जो a से b जाती है और फिर b से c जाती है। a से b के बीच में दूरी है d और b से c के बीच में दूरी है d। A से B तक वो v1 स्पीड से जाती है और B से C तक वो v2 स्पीड से जाती है। तो जब वो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो टाइम भी अलग अलग लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। इस केस में क्या होता है, जब डिस्टेंस इक्वल होता है और स्पीड अलग अलग होती है। तो देखिए, एवरेज स्पीड हम जानते हैं होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया d1 प्लस d2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब d1 कितना है d और d2 कितना है d, तो d और d रख दिया। अब टाइम देखिए, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम यहाँ से निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना है d और फर्स्ट वाली स्पीड कितनी है v1, तो d अपॉन v1 हो जाएगा t1 के बराबर। ठीक है, उसी तरह d अपॉन v2 हो जाएगा t2 के बराबर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऊपर हो जाएगा d प्लस डी इज 2d और नीचे d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ गया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d से d कट जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये बनेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ। अगर कभी आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है जैसे x अपॉन वाई और प्लस सी अपॉन डी, कोई फ्रैक्शन दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 4/5 ये फ्रैक्शन है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप सब जानते हो एक मेथड क्या है कि एलसीएम ले लो, नीचे 15 बना लो, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10, और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 15 इज योर आंसर। दिस इज वन मेथड, बट इस मेथड में थोड़ा सा देर लगता है क्योंकि आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आपको 2/3 में ऐड करना है 4 अपॉन 5, तो आप क्या करो, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ईजी। तो आप देखो कितना होता है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 4 ज़ा 12 अपॉन 5 3 ज़ा 15। आंसर इज 22 अपॉन 15। तो ये सेम आंसर, समझ गए ना। इस डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, बीच में यही वाला साइन और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और बीच में यही वाला साइन। ठीक है, तो आंसर ये आ गया। तो आप इस चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो सेम काम हमने यहाँ किया है, तो ये v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2 हो जाएगा और v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। अगर कोई बॉडी दो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है विद स्पीड्स v1 एंड v2, आप इसको याद रखिएगा।
इसको यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम सेकेंड केस में चलते हैं। इस केस में क्या है कि बॉडी कवर करती है कुछ डिस्टेंस, मैंने ये नहीं बोला इक्वल, कुछ डिस्टेंस कवर करती है एट स्पीड्स v1 एंड v2, दो अलग अलग स्पीड्स हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तक चलती है। मतलब बॉडी v1 स्पीड से t टाइम तक चलती है, v1 स्पीड से t टाइम तक चलती है, फिर वो अपनी स्पीड चेंज करती है, v2 करती है और फिर उतने ही टाइम तक चलती है। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 1 घंटा चली और फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा चली। तो इस बार ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्वियसली अलग अलग होगा अगर आपने स्पीड अलग अलग करी लेकिन टाइम सेम करा तो। इस केस में क्या था, आपको 10 किलोमीटर तक जाना था कुछ स्पीड में, ठीक है, 10 किलोमीटर तक आप कुछ स्पीड से चले, फिर अगले 10 किलोमीटर आप कुछ और स्पीड से चले। समय पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ समय फिक्स है, यहाँ डिस्टेंस फिक्स था, ठीक है, यहाँ समय फिक्स है। आपको 1 घंटे तक एक स्पीड से, अगले 1 घंटे तक एक स्पीड से, यहाँ समय एक के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज योर d1 प्लस d2 एंड टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। अब देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना चला। हमें बोला था इक्वल टाइम t में v1 स्पीड और v2 स्पीड से चला, तो अब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालोगे तो टाइम इंटू स्पीड बन जाएगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड, तो t इंटू v1 प्लस सेकेंड डिस्टेंस हो जाएगा सेकेंड टाइम और सेकेंड स्पीड t इंटू v2 अपॉन टोटल टाइम इज t प्लस t, क्योंकि t1 भी t है t2 भी t है, तो t प्लस t। तो ये हो जाएगा, ऊपर से t कॉमन ले लो तो v1 प्लस v2 और नीचे t प्लस t 2t, t से t कटा तो ये हो जाएगा v एवरेज निकल के आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। अब आपको याद रखना है कि अगर स्पीड्स v1 और v2 से बॉडी इक्वल समय तक चलती है, ठीक है, स्पीड v1 और v2 से बॉडी इक्वल समय तक चलती है, समय अगर बराबर है तो एवरेज स्पीड होता है स्पीड्स का नॉर्मल की एवरेज निकाल दो v1 प्लस v2 अपॉन 2। लेकिन स्पीड्स v1 और v2 से बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस अगर चलती है, ठीक है, तब फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब ये वाला केस देखिए, इस बार बॉडी 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है d ईच विद स्पीड v1 v2 एंड v3, ठीक है, d और फिर अगला d और फिर अगला d और v1 स्पीड से v2 स्पीड से v3 स्पीड से, ठीक है। तो अब आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है या एवरेज स्पीड पूछा है, तो v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस d प्लस d अपॉन टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3 और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट स्पीड प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में बनेगा 3d और डिनोमिनेटर में d कॉमन आ जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। आप एलसीएम निकाल के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 एंड होल अपॉन v1 इंटू v2 इंटू v3। ये सेम पिछले ही तरीके से है, आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लो, ठीक है, तो यही मिलेगा। तो जब आप इसको फाइनली लिखोगे तो ये हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 और ये कितना है v एवरेज। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है v एवरेज का जब इक्वल डिस्टेंसेस एंड स्पीड v1 v2 v3, ठीक है। अब एक आखिरी केस, फोर्थ केस, जब 3 डिस्टेंसेस कवर करी जाएं। अब इसमें इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, पिछले केस में हमने 2 डिस्टेंसेस लिए थे, ठीक है, ये 3 डिस्टेंसेस वाला केस है
और स्पीड v1 v2 v3 से आप इक्वल टाइम तक चलते हो, मतलब कुछ डिस्टेंस v1 से आप t टाइम तक चलते हो, फिर आप v2 स्पीड से t टाइम तक चलते हो, और फिर v3 स्पीड से t टाइम तक चलते हो। इस बार टाइम सेम है, ठीक है। तो v एवरेज हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम v1t प्लस v2t प्लस v3t अपॉन टोटल टाइम t प्लस टी प्लस टी। तो ये हो जाएगा, t कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 और नीचे 3t बन जाएगा, तो t से t कैंसिल, तो v एवरेज हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। तो देखो कितना सिंपल है। और इसको आप अगर पिछले केस से कंपेयर करो तो देखो, जब बॉडी स्पीड v1 v2 v3 से इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो दो बॉडीज के केस में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और 3 इक्वल डिस्टेंसेस के केस में 3v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v1 v3। इसको फॉर्मूले को याद रख लो फॉर टू बॉडीज। कमिंग टू दिस केस, जब बॉडी इक्वल समय तक ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जब बॉडी इक्वल समय तक ट्रैवल कर रही है, तो दो डिस्टेंसेस के लिए होगा v1 प्लस v2 बाई 2, और 3 डिस्टेंसेस के लिए होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। सिंपल केस, ठीक है। अब हम फाइनली कुछ और छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी का, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट को ऑब्जर्वर भी बोलते हो। एक बॉल है, ए नाम है जिसका, वो बॉल इस डायरेक्शन में मूव करती है एज शोन बाय द एरो विद अ वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी बॉल है जिसका नाम बी है और वो इस डायरेक्शन में मूव करती है एज शोन बाय द एरो विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दिस इज एक्चुअल विजिबल सिचुएशन जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो सिचुएशन सेकंड ये है कि अगर ये तो देख रहे हो आप, ठीक है, अगर कोई सिर्फ पूछे, ठीक है, ओरली पूछे, आस्क द ऑब्जर्वर हाउ वर द बॉल्स ए एंड बी मूविंग, तो रेफरेंस पॉइंट कह सकता है बॉल ए वॉज मूविंग विथ 2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी एंड बॉल बी वॉज मूविंग विद -2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। देखो, -2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी बोलना या +2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी बोलना, क्या ये बात सही है? ए बॉल +2 से चल रही थी और बी बॉल -2 से चल रही थी। बच्चों ये दोनों सही हैं, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से प्लस और माइनस साइन उसमें लग सकता है, और प्लस और माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। स्पीड का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, कभी दूरी नेगेटिव में नहीं हो सकती। फिर नेगेटिव लगाने का मतलब क्या है? डायरेक्शन। रेफरेंस पॉइंट से एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानो तो उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानते हो, ठीक है। अब सेकेंड केस ये भी बोल सकता है रेफरेंस पॉइंट की, बॉल ए वॉज मूविंग विद 2 किलोमीटर पर आवर टू राइट साइड, बॉल बी वॉज मूविंग विद 2 किलोमीटर पर आवर टू लेफ्ट साइड। ये भी बात सही है। देखो, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ -2 किलोमीटर पर आवर टू लेफ्ट साइड क्यों नहीं बोला, और अगर वो बोलता -2 किलोमीटर पर आवर टू लेफ्ट साइड, क्या वो गलत होता? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर उसने बोला -2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी और आप बोल रहे हो सही है। यहाँ वो बोल रहा है +2 किलोमीटर पर आवर टू लेफ्ट साइड, यहाँ भी आप बोल रहे हो सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, जबकि बात बॉल बी की हो रही है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और अगर आपने डायरेक्शन लिख के बता दिया तो फिर आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने लगा दिया -2 किलोमीटर पर आवर टू लेफ्ट बोला, तो उसका क्या मतलब है? उसको आप यहाँ से देख लो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हम बोलते हैं। अगर बोला जाए इस केस के लिए, ठीक है, कि कोई बॉडी है ए, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है, तो आप उसको कहाँ पे इंडिकेट करोगे? ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अगर 2 किलोमीटर्स नॉर्थ पर है तो आप ओरिजिन से 2 किलोमीटर्स पर बॉडी को मार्क कर दोगे, हाँ बॉडी यहाँ पर है। अगर मैंने बोला कि बॉडी -2 किलोमीटर नॉर्थ पर है, तब बॉडी कहाँ पर है? ठीक है, +2 किलोमीटर नॉर्थ आपने मार्क कर दिया। अगर मैं बोलूँ -2 किलोमीटर नॉर्थ, तो कहाँ पे मार्क करोगे बॉडी को? बच्चों, जब आप बोलते हो -2 किलोमीटर नॉर्थ, इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में -2 किलोमीटर जाओ। अब नॉर्थ डायरेक्शन में -2 किलोमीटर कैसे जाएगा? डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो -2 मतलब उल्टी डायरेक्शन,
नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा बॉडी बी यहाँ पर है 2 किलोमीटर साउथ में। तो -2 किलोमीटर नॉर्थ कहने का मतलब +2 किलोमीटर साउथ, ये होता है। ठीक है, अगर आपने 2 बार डायरेक्शन का इस्तेमाल करा तो वो ब्लंडर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आपने लिखा -2 किलोमीटर टू लेफ्ट, इसका मतलब हो जाएगा 2 किलोमीटर टू राइट। ठीक है, तो अगर 2 बार डायरेक्शन का इस्तेमाल करा तो वो गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी बी तो लेफ्ट की ओर जा रही है, बॉडी बी तो लेफ्ट की ओर जा रही है विद 2 किलोमीटर। तो या तो आप बोलो -2 किलोमीटर वेलोसिटी, खत्म बात, क्योंकि राइट को पॉजिटिव बोलना ये जानते हैं हम। ठीक है, ये हमने डायग्राम में ही लिख रखा है। या तो बोलो -2 किलोमीटर वेलोसिटी, बात खत्म, या बोलो -2 किलोमीटर वेलोसिटी टू राइट, तो भी बात खत्म, क्योंकि राइट में -2 किलोमीटर मतलब अच्छा ठीक है, लेफ्ट में +2 चल रहा होगा जो कि है। ठीक है, लेकिन आप दोनों चीज़ -2 किलोमीटर और लेफ्ट एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। बस ये बात आपको बतानी थी, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। लास्ट में ये लेक्चर को कंक्लूड करते हुए हम बता सकते हैं, अगर हमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है, अगर हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो हम बॉडी के प्रेजेंट लोकेशन की डायरेक्शन और उसकी दूरी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट बता सकते हैं। बॉडी इस मोमेंट पर, बॉडी की जो पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट से किस दिशा में, किस डायरेक्शन में और कितना दूर है, ये हम बता सकते हैं अगर हमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। अगर हमें बॉडी की वेलोसिटी पता है, ठीक है, अगर हमें बॉडी की वेलोसिटी पता है, तो हम बॉडी के बारे में क्या बता सकते हैं कि बॉडी का जो मोशन है या बॉडी कैसे मूव कर रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड क्या है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ वो मूव कर रही है। ठीक है, जैसे लास्ट केस में हमने देखा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मूव कर रही है तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन कौन बता रहे हैं, प्लस साइन या माइनस साइन। ठीक है, अगर प्लस साइन लिखा है तो बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मैं बोलूँ -2 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। बस यहाँ पर अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने एरो से डायरेक्शन इंडिकेट कर रखा है। जब एरो से डायरेक्शन इंडिकेट कर रखा है और इस एरो से इसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और मुझे दिख रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, तब मुझे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। ठीक है, बट जब मैं लिखता हूँ इस तरह से तो या तो मुझे डायरेक्शन इंडिकेट करनी पड़ेगी या फिर मुझे -2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जब हम एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे तब हम ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो बॉडी के वेलोसिटी से हम उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बता सकते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट से आप क्या बता सकते हो, वेलोसिटी से आप क्या बता सकते हो, डिस्टेंस से आप टोटल दूरी बता सकते हो, ठीक है, स्पीड से आप उसके मूव करने की मैग्नीट्यूड बता सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने काफ़ी कंसेप्ट की चीज़ें पढ़ी और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और उसके बाद फिर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।